हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम भूगोल का पार्ट नंबर तीसरा पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर तीसरा जो कराएंगे। और पार्ट नंबर तीसरा में कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में आप लोग को समझाएंगे। यहाँ से वीडियो बना दिए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास 10 सब्जेक्ट भूगोल और चैप्टर नंबर तीसरा का पार्ट नंबर तीसरा आज कराएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को समझाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है और अपने भाई एवं बहनों को, अपने आसपास के लोगों को जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, इस आरएस कोचिंग सेंटर के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ बनता है ना जिसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बोलते हैं। देखिए, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसाधन की आवश्यकता रहती है। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिक्कन नगर भी कहते हैं। इसे सिक्कन नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो बंगलोर में जो हमारा क्या है, बंगलोर में है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी बनता है, मतलब बंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सारा चीज़ बनता है। इलेक्ट्रॉनिक का सारा चीज़ बंगलोर में बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। इसे सिक्कन नगर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविज़न कहने का मतलब टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, पेजर हो गया, रडार, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। इसका उत्पादक केंद्र बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ में भी है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनता है वो कहाँ बनता है? तो यहाँ पर देखिए, बंगलोर में बनता है, मुंबई में बनता है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे हो गया, फिर उसके बाद चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर तथा लखनऊ हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए, टेलीविज़न, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, पेपर हो गया, रडार, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर भी इस बनता है। ठीक है, तो ये आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास है कहाँ से स्टार्ट किए हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को समझा दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, तैयार वस्त्र एवं पोषक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत आदि प्रमुख, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजिरिया एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। मतलब यहाँ पर जो जो हम नाम बताए हैं ये सब क्या हैं? पहनने वाले जो हमारा वस्त्र हैं तैयार किया जाता है। कहाँ कहाँ तैयार किया जाता है? तो लखनऊ में हो गया, लुधियाना में हो गया, कोलकाता, जयपुर में, ये सब में किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए, संदेह प्रसाधन उद्योग, संदेह प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर,
लिपस्टिक, नेलपॉलिश एवं कृत्रिम जलवेरी आदि आते हैं। ठीक है। और उसके बाद चंदन पर आधारित सदैव मशहूर नगर को ख्याति प्राप्त होती है। इत्र के लिए जौनपुर खूब खुशबूदार तेल के लिए कतरौज अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम जलवेरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो चीज़ अगर हमको लगाने के लिए मिलता है, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब किस में आते हैं? तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए खिलौना उद्योग का बारे में बात करें तो जो चीज़ खिलौना होता है, खिलौना जो बच्चे खेलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ कहाँ बनता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो खिलौना उद्योग का बारे में बात करेंगे तो खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफ़ी लोग को रोजगार प्रदान करता है, किंतु चीन है जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के आयात से इस उद्योग में काफ़ी ह्रास आया है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। इसमें शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि प्रमुख बनाए जाते हैं। मतलब खिलौना ये सब शहर में हमारा बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खिलौना बन गया है, तो यहाँ पर क्या है, खिलौने का आयात से इस उद्योग में काफ़ी ह्रास हुआ है। मतलब जब खिलौना इलेक्ट्रॉनिक बन गया है तो ये सब ज़्यादा नहीं बिकते हैं, मतलब ह्रास हो गए हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है। तो ये खिलौने कहाँ कहाँ बनते हैं? तो शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुरादाबाद, भोपाल आदि प्रमुख बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान क्या है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान क्या है। ठीक है। तो किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। इन उद्योग में लोगों को रोजगार प्रदान कर जनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है। निर्मित वस्तुओं के निर्माण में विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पादक में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय जो है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग का योगदान है। किसी भी देश की आर्थिक संपदा इसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। ठीक है। और उसके बाद इस उद्योग ने लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि पर निर्भरता को कम कर दिया है। मतलब पहले का जो लोग थे कृषि पर निर्भरता करते थे, लेकिन ये जो हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आ गया है तो ये कृषि पर मतलब थोड़ा सा व्यवस्था, जो पहले कृषि पर निर्भर रहते थे तो वो हमारा क्या हो गए हैं, रोजगार दे दिया गया है। तो वो कृषि पर निर्भरता नहीं रहते हैं, मतलब कम रहते हैं। ठीक है। और देखिए निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। मतलब पहले गरीब लोग थे, लेकिन अब आज के डेट में कोई गरीब नहीं है। ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। चलिए अब उसके बाद देखिए उदासीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए 1991 ईस्वी में भारत के द्वारा तीनों नीति को अपनाया गया था। तीनों नीति की अपनाया गया था, जैसा उदासीकरण, निजीकरण, वैविष्यकरण ये तीनों क्या किया गया था, अपनाया गया था। पहला हम पढ़ेंगे उदासीकरण क्या होता है। तो सरकार द्वारा उदासीकरण यहाँ पर गलती लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। उदासीकरण सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया की उदासीकरण कहा जाता है। उदासीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के सारे द्वार खोल दिए गए हैं और व्यापार नीति में सुधार किया गया है। जैसे कि हो गया उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा सेवा, ठीक है। शिक्षा हो गया है, स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल खुल गया है, बैंक खुल गया है, बीमा भी मिल रहा है, सेवा सर्विस भी हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब देखिए निजीकरण क्या होता है। तो निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्णतः या अंशतः रूप से स्वामित्व करना ही निजीकरण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई निजी ज़मीन है और उसमें कोई अपना व्यापार करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। इसमें बाजार के शक्ति को मजबूत किया जाता है। बाजार की शक्ति को मजबूत किया जाता है, जिसके कारण पूंजी, रोजगार, उत्पादन, विकास की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए वैश्वीकरण क्या होता है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब अपने देश को बहुत सारे देश से जोड़ दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। इसके फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का लगातार प्रवाह होता है। इसके कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई जिसमें देश का आर्थिक विकास हुआ। इसके कारण विज्ञान, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास देखा गया, जो सकारात्मक प्रभाव हैं। और नकारात्मक के रूप से घर का छोटा उद्योग चौपट हो गए हैं। मतलब इसको आने से बड़े घर के जो छोटे मोटे जो हमारे क्या है कंपनियां हैं, वो क्या हो गई हैं, चौपट हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण। जैसे कि चिमनी हो गया, चिमनी से धुआं निकलेगा, प्रदूषण फैलेगा, तो उस तरह से बीमारी होगा। और सारे जो हमारे क्या होते हैं, आसपास के सड़े गले जो चीज़ होते हैं उसको फेंक देते हैं, प्रदूषण फैलता है, तो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, हानिकारक करता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण करते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, जो हवा है, हवा में परिवर्तन, दूसरा चीज़ मतलब धुआं मिल गया, तो वो क्या है, हमारा क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया, समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदाओं को हानि पहुंचाता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जल, वायु तथा मिट्टी में अक्षानीय पदार्थ के मिल जाने से उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो अब चलिए हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। तो उद्योग से निकलने वाले धुआं और गैसों से वायु को बुरी तरह प्रदूषित किया है। कार्बो मोनोऑक्साइड CO को
दमघोट गैस भी कहते हैं, दमघोट गैस भी कहते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछनीय गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है। और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। सल्फर मोनोऑक्साइड से आँख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ा के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानी बढ़ जाती है। वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ में धूल स्प्रे, कुहासा हो गया, धुआं हो गया और धुंध, दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है। तो हवा में हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। वो हमारा क्या है, दमघोट गैस भी होता है, मतलब दम घुटने लगता है, वो हमारे शरीर में जाएगा तो दम घुटने लगेगा। तो इसलिए ये वायु प्रदूषण, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब जल प्रदूषण का बात करें तो जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहले अधिक औद्योगिक अवशिष्ट, जिनके कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तु, रबड़ आदि प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिसमें जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड तथा पीलिया जैसी रोग उत्पन्न होती है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जल प्रदूषण भी समझ में आ गया होगा। देखिए, जल प्रदूषण फैलने वाले 5 प्रमुख उद्योग, ठीक है, बीमारियों के मतलब उद्योग, मतलब चर्म रोग हो गया, चर्म उद्योग हो गया, तेल शोषक उद्योग हो गया, डीजल कोयला आदि उद्योग हो गया, धातु उद्योग हो गया, पेपर उद्योग हो गया। ठीक है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण, अवांछनीय शोर भी प्रदूषण है। ठीक है। मतलब ज़्यादा शोर करना भी हमारा क्या है, प्रदूषण है। जैसे डीजे उजे बज रहा है तो ये क्या है, प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। सामान्यतः यह उद्योग और परिवहन के साधनों से उत्पन्न होता है। सामान्यतः यह उद्योग परिवहन के साधनों से उत्पन्न होता है। अब देखिए, भोपाल गैस त्रासदी क्या है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश में घटित हुई है। खाद और कीटनाशक बनाने वाले यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसायनेट नामक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे 500 लोग मौत के शिकार हो गए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, भोपाल गैस त्रासदी एक घटना है जो कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश में घटित हुआ था। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्ब नामक फैक्ट्री में मिथाइल साइनेट नामक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे 500 लोग मौत की शिकार हो गए थे। ठीक है। तो इसके बारे में समझना है। अब देखिए, तापीय प्रदूषण क्या होता है। तो उद्योग तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदी तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जो जल में
तापीय प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जल कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जो कंपनियों से गरम पानी निकलती है तो उसको बिना ठंडा किए हुए हमारे क्या होते हैं, नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिसमें जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जलीय पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। तो उद्योगों को निर्धारित क्षेत्र में स्थापित करके मतलब कंपनियों को निर्धारित मतलब क्षेत्रों में स्थापित करके, मतलब जहां पर रहने वाले कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उनके सही परिसंचालन द्वारा, ठीक है, ये कर सकते हैं। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग से धुआं रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंपनी में कोयला का उपयोग होता है तो वहाँ पर तेल का उपयोग करिए, तो इस तरह से प्रदूषण को रोका जाता है। उद्योगों को प्रदूषण जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का हमारा 3 चैप्टर समाप्त हो गया है और आशा करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है और आरएस कोचिंग सेंटर के नाम, आरएस कोचिंग सेंटर चैनल का नाम बताना है कि आरएस कोचिंग सेंटर पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। क्लास 10 और क्लास 12 और क्लास 9 के लिए क्लास 9 के लिए क्या है, इस चैनल पर सब हमारा नोट्स और वीडियो सब हमारा क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हमारा ये 3 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को ये 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोग को ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर टॉपिक समझ में नहीं आया है, फिर से उस टॉपिक को कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।